डॉक्टर उर्मिला शिरीष की कहानियाँ प्रेमचंद की परंपरा से आती हैं। जहाँ जीवन का यथार्थ है तो जीने की इच्छा को फलीभूत करता हुआ मार्ग भी। प्रस्तुत है उनका लिखा हुआ एक लघु उपन्यास पुनरागमन। ठीक 25 वर्ष बाद लौट रहे हैं अपने जन्म स्थान, अपनी ज़मीन, अपने गांव में। गांव जो उनकी स्मृतियों का हिस्सा बनकर दूर पड़ा था, पर अदृश्य होते हुए भी कोई भी चीज़ संबंध को नहीं तोड़ पाती है। जन्म स्थान जहाँ पूर्वजों का नाम, पता, गुल गोत्र और उस गंध, कपड़े लत्ते, किताबें, पोथियाँ तथा उस धरती पर रोपी गई वंश बेल की सैकड़ों जड़ें दूर दूर तक बिखरी पड़ी थीं। सिर्फ मिट्टी को हटाने की ज़रूरत भर थी। पता नहीं क्यों जिस धरती पर उनका नरा गड़ा था उस पर कदम रखने का गुजरे समय में ख्याल क्यों नहीं आया। ख्यालों की वो अक्षय दुनिया समय के पर्दे के पीछे छुपी पड़ी रही। विस्मृति का वो मोटा आवरण उनके बीच जो फैला था। पूरा जीवन उन्होंने वहाँ जिया था और कई जीवनों का सृजन वहीं से किया था। शायद ख्याल ही न रहा था कि वृक्ष जब घना और बूढ़ा होने लगता है तो पुनः जमीन की ओर ही लौटता है। मिट्टी की गंध तथा ऊर्जा उसे अनजाने ही खींचती है, लेकिन वे मजबूत ना होते तो क्या लौटते। जन्म होने के बाद कंठ से निकली वो प्रथम पुकार उन्हें खींच कर लाती। फसल को सींचने वाले उनके हाथों ने जल की धारा को कभी उल्टी दिशा में प्रवाहित होते नहीं देखा था। हाँ, इधर उधर मुड़ते हुए जरूर देखा था। बेटे बहुओं ने जीना दुश्वार न किया होता तो क्या लौटते। जीवन के अंतिम अवस्था में जब वे स्वयं को बड़ा सफल और संतोषी प्राणी मानने लगे थे, तभी दरारें पड़नी शुरू हो गई थीं। अंतिम घर से पूरी तरह बेआस होकर ही इधर का रुख किया था उन्होंने। तब अतिथि उन्हें सबसे ज़्यादा निकट तथा आत्मीय लगा। तब उन्हें ऐसा क्यों लगा था कि जैसे किसी ने गहराई से पुकारा हो, आओ, इधर आओ, इसी धूल में तुम्हारा उद्धार छिपा है। यही मिट्टी तुम्हारा मान रखेगी। यही वो धरती है जो तुम्हें अंतिम सांसों तक जिंदा रखेगी। वो दुलार देगी जिसके लिए तुम तड़प रहे हो, भटक रहे हो। बड़े बेटे के अफसरी ठाट बाट और अनुशासन भरे घर में दम घुटने लगा था। बहू के आदेशों तथा निर्देशों से उनका स्वाभिमान छिल जाता। सबकी बातें बहसें सुनते सुलझाते कब वे अवांछनीय तत्व बन गए, इस बात का पता तो उन्हें उस दिन लगा जब युद्ध अंतिम अवस्था में था और सामने से घोषणा हो चुकी थी कि इस घर की सीमा रेखा के भीतर वे कदम न रखें। सीधी चुनौती थी, ललकार थी, तिरस्कार था, भविष्य में भी न लौटने का संकेत था। दूसरा घर भाई का था, जहाँ वे अपनी मर्जी से रहते थे, मगर भाई से उनकी जरा भी नहीं पटती थी। वे पूरब तो भाई पश्चिम। बात समाप्त होते न होते माहौल इतना गर्म हो जाता था कि वे अपने कमरे में जाकर बंद हो जाते। 2-4 दिन का सन्नाटा छाया रहता, चेहरे तने रहते। सुबह शाम की चाय कमरे में पहुंचा दी जाती और शाम का टहलना भी बंद हो जाता। अपने अतीत के किस्से सुनाने जब वे बैठते तो अतीत लंबा होता जाता और सामने वाला ऊबने लगता था। उन्हें एहसास नहीं था कि उनका अतीत दूसरों के लिए क्यों कर रोचक होगा, मगर इतिहास की उन मोहक परछाइयों में जीते वे उन्हीं के साथ तदाकार रहते थे, संपृक्त होते थे। तीसरा घर छोटे बेटे का था, जहाँ बहू बच्चों से कोई पर्दा न था, किसी प्रकार की तकरार न थी, दिन भर गप्पें चलती। 7 पीढ़ियों की चर्चाओं से लेकर विश्व राजनीति तक वहाँ छाई रहती। वे योगासन सिखाते, नीति करवाते, दुग्ध नीति, जल नीति, सुबह शाम ध्यान लगवाते। स्वास्थ्यवर्धक जड़ी बूटियों को इकट्ठा करके आयुर्वेद के नुस्खे अपनाए जाते। गली गली खुले ब्यूटी पार्लरों, स्लिम ट्रिम सेंटरों को देखकर ही बहू को इस बात की प्रेरणा मिली होगी कि भारतीय स्वास्थ्य की इस महान परंपरा को क्यों ना प्रोफेशनल बनाया जाए, बढ़िया सेंटर खोल लिया जाए। मोहल्ले पड़ोस को जो चीज़ वे मुफ्त में सिखाते हैं उससे पैसे क्यों ना कमाए जाएं। बहू का सुझाव था कि एक बोर्ड लगा देते हैं, विज्ञापन दे देते हैं, फीस तय कर देते हैं। जो भी पैसा आएगा उससे उनका हाथ खर्च निकल आएगा और फालतू रहने का बोझ भी उनके सिर पर न रहेगा।
बस इसी एक बात ने उनको भीतर तक कचोट दिया था। वे तत्काल बैग उठाकर चल दिए थे। सबने पूछा, कस्में दिलवाईं, लेकिन उन्होंने मुंह न खोला। तीर हृदय की कोमल श्रथ दीवारों में गड़ा था, जहर फैलकर आत्मा को तड़पाने लगा था। पूरी रात दरवाजे के पीछे बैठकर गुजारी। पैसा, हर बात का पैसा, पर लोक सेवा का भाव ही समाप्त कर लो, फिर शेष क्या रहा इस धरती पर। यदि सामने वाला तुम्हारे घर में आकर सांस ले तो कहो कि इतनी देर के इतने पैसे फिक्स हैं। और चौथा घर नाती का था, जहाँ चाह कर भी वे न रुक सके थे। आत्ममंथन में गुजरा था वो दिन। कहाँ जाएं? चित्रकूट, मथुरा, वृंदावन, या कोई अलग से कमरा ले लें? इन लोगों की बदनामी होगी। तभी जैसे किसी ने पुकारा था, यहाँ आ जाओ, यहाँ तुम्हारे पाँवों के निशान और हाथों के बनाए स्मृति चिन्ह पड़े हैं। यहाँ सिर्फ तुम होगे। यहाँ से तुम अपने बच्चों तथा भाई की खातिर गए थे। पत्नी की मृत्यु के बाद तमाम दायित्वों को निभाना उनका कर्तव्य था। उन्होंने इस बात को लेकर कभी शिकायत भी नहीं की थी। अपना कर्म क्षेत्र, अपनी महत्वाकांक्षा, सब कुछ बच्चों पर आकर केंद्रित हो गई थी। कोई भेद न था, कोई अलगाव न था। सब एक थे, सब में वे थे, सब उनमें थे। हर चीज़ पर प्रत्येक का नाम था, हक था। मगर वही बच्चे अपने अपने घरों में अपने नाम तथा अस्तित्व के साथ थे। सबकी अपनी अपनी अलग अलग पहचान थी, नेम प्लेट थी। बस वही एक बेनाम बिना नेम प्लेट के थे। प्राइवेसी थी, मोटे पर्दों के पीछे झांकना अशिष्टता मानी जाती थी। विभाजन की रेखा उनके लिए बेहद नागवार थी। उनका स्वभाव ही कुछ ऐसा है कि जहाँ रहते हैं जी जान लगा देते हैं, सब कुछ उड़ेल देते हैं। शरीर की ताकत, दिमाग की त्वरा शक्ति, हृदय की विशालता, आत्मा की पवित्रता, आँखों के सामने एक एक दृश्य, चेहरे तथा ऊंची ऊंची दीवारें उभरने लगे थे। उंगलियों पर उनका स्पर्श अभी भी महसूस कर सकते हैं। वे ईमानदार समर्पित लोग जो उनके इशारों पर एक पांव पर खड़े हो जाते थे। बस से उतरे तो अंदर भरी हवा का तेज झोंका पूरे शरीर को लपेट कर ले गया। स्वयं को संभालने के लिए पाँवों को जमा कर रेतीली मिट्टी में धंसा लिया और पास के पेड़ की शाखा को पकड़कर खड़े हो गए। कमज़ोर होते इंसान और पेड़ को हर कोई उखाड़ कर फेंक देना चाहता है। ऐसा क्यों? संबंधों की जीवन शक्ति का वो तत्व क्यों कर सूख जाता है? पुरानी चीज़ की उपादेयता किसी रूप में नहीं रहती। फेंकने वाली चीज़ें घर के कोने में उपेक्षित पड़ी रहें, बस यही चाहते हैं सब। जीवन का परिष्कार करते करते पता चलता है कि कुछ शेष ही नहीं रहा। निरपेक्ष रहो भी तो कैसे? निरपेक्ष और मौन रहने वाला व्यक्ति आत्मकेंद्रित सा दिखता है। जब वे बच्चा बनना चाहते थे, जब वे सबके बीच रहना चाहते थे, जब वे निर्द्वंद जीना चाहते थे, तभी उन्हें अपने लिए एक नई शुरुआत करनी पड़ी। उनका मन व्याकुल हो उठा। पतले तौलिए से कानों को लपेटा। नाक तथा होठों पर धूल चिपक गई थी, जिसकी गंध तथा स्वाद मुंह में किसकिसा रहा था। दोनों बैगों को कंधे पर टांग लिया, जैसे बचपन में बच्चों को कंधे पर बैठाकर नदी नाले पार करवाया करते थे। रास्ता सुनसान था, एकदम उजाड़। पलाश के पेड़ अब भी खड़े थे, पर उतने सघन नहीं जितने पहले हुआ करते थे। फसल कटने के बाद खेतों में खड़े सुनहरे रंग के ठूंठ चादर की तरह बिछे लग रहे थे। अस्त होते सूरज की किरणों में मामूली सी लालिमा और गहरी नीरवता परिव्याप्त थी। पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी। उन्होंने धूल धूसरित मौन आकाश की तरफ देखा। बिना पंछियों के आकाश को देखना कितना अजीब सा लगता है। झुरमुटों के पीछे छोटी छोटी चिड़ियाँ जरूर फुदकती दिखीं। सोने के लिए पलंग होगा या नहीं, चादर तो रख कर लाए हैं। और पानी से याद आया कि वे कब से प्यासे हैं, गला सूख रहा है। बोतल निकाल कर कुल्ला किया। ढेर सारी धूल मुंह के अंदर थी। फिर पानी पिया कटाकट, लगभग आधी बोतल खाली कर दी। बटुआ निकाल कर तंबाकू, सुपारी और चूना को हथेली के बीच रगड़कर मुंह में डाल लिया और फिर चलने लगे। कभी यही रास्ता 1.25 घंटे में पार कर लिया करते थे। इतना तेज़ चलते थे वे कि लोग उनके साथ चलने में कतराते थे। लोग कहते थे कि उनके साथ जाने के लिए दौड़ना पड़ता है। एक हाथ में झकाझक धोती का छोर और दूसरे में डायरी। खादी के कपड़ों को स्वयं धोकर प्रेस करवाकर आज तक पहनते हैं।
गंदे कपड़े और गंदगी में रहना उन्हें जरा भी पसंद नहीं था। रोटी या सब्जी में बाल दिख जाए तो उस दिन का भोजन त्याज्य। रोड बना तो है, विकास की पुरवैयां हवाओं ने गांव को छुआ तो है, मगर इतने गड्ढे बन गए हैं कि अंधेरे में कोई गिर जाए तो बिना हड्डी चटके बाहर न निकल सकेगा। कुछ ऐसा ही दृश्य उन्हें देश के संदर्भ में भी दिख पड़ता है। विगत 50 वर्षों में सांप्रदायिकता, जातीयता, भाषा, आरक्षण, निरक्षरता, भ्रष्टाचार, न जाने ऐसे कितने गड्ढे बन गए हैं विकास के मार्ग में। कोई तो लेगा, पर कब लेगा अवतार। सुना था छोटी छोटी सड़कों का ठेका लेने वाला ठेकेदार शुक्ला आज शहर में 4-5 बसों, ट्रकों और मकानों का मालिक बन बैठा है और शहर के संभ्रांत नागरिकों में से एक माना जाता है। दिन में एक आध बार बस जाती है या ट्रैक्टर वाले सवारियों को बैठा लेते हैं। अब तक अंधेरा पूरी तरह से फैल चुका था। हरे पत्तों से भरा जंगल और भी काला तथा डरावना लग रहा था। उनके अपने रास्ते ही उनके लिए अटपटे, ककरीले हो गए थे या उन्हें ही इन रास्तों पर चलने का अभ्यास न रहा था। इसीलिए तो बार बार टकराते हैं, गिरते हैं, फिर संभालते हैं स्वयं को। बैग के वजन के कारण दोनों कंधे तथा हाथ सुन्न पड़ गए थे। बेटे की 4 पहिए की गाड़ी में बैठकर जाने वाले वे आज अंधेरी पथरीली राहों पर पैदल चल रहे हैं। जब कभी बच्चे ठोकर खाकर गिर जाते थे या तलवों में नुकीला पत्थर या कांटा चुभ जाता था तो वे वहीं बैठ जाते थे निकालने के लिए। लेकिन उनके तलवों में चुभने वाले कांटों को निकालने वाला कौन है? इसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार हैं या उनका आत्माभिमान, संस्कार या अपनी सत्ता पर किसी के काबिज होने से उत्पन्न विरक्ति? पता नहीं। कई बार तो उन्हें लगता है कि चीज़ों को भीतर तक देखने और महसूस करने की क्षमता, आत्मदृष्टि और सहिष्णुता खोते जा रहे हैं, या बच्चों ने उन्हें नहीं समझा है, नकारा बना दिया है। वे उनके अनुसार क्यों चलें? क्यों? निविड़ अंधकार में डूबा सारा गांव। 1-2 रास्तों पर भटकने के बाद सीधा रास्ता पकड़कर वे अपने घर तक आ पहुँचे। हाथ किवाड़ों से जा टकराया, खुरदुरापन लगा। बड़े भारी किवाड़ों पर साकल चढ़ी थी। बड़ा सा ताला जो जीवन की तरह जंग खा चुका था। चाबी? याद आया, चाबी तो पटेल के घर में रहती है। बैग एक तरफ रख कर पटेल के घर की तरफ चल दिए। सामने वाले घर में रोशनदान से हल्का सा प्रकाश झांक रहा था। रेडियो पर चल रहे फिल्मी गानों की धीमी आवाज़ कभी कभार सुनाई दे जाती। लाइट के खंभे दिखाई तो दिए थे, मगर अंधेरे में खड़े मूक पहरेदारों की तरह उम्मीद बंधाते। खंभों को देखकर उनका मन खुश हुआ कि चलो जल्द ही गांव की गलियां पीली रोशनी से चमक उठेंगी। बीच में कुआं है, उसकी जगत काफ़ी ऊंची बनवानी पड़ी थी क्योंकि उसमें 2-3 बार बकरियां गिर गई थीं। कुएं की जगत को छूकर उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि वे सही गली में जा रहे हैं। उनके पाँवों की आहट मिलते ही कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनाई दी। गाय का रंभाना और डकराना, गांव के बाहर लड़ाइयों का रोना, टिटहरी का चीखना और कुत्तों का भौंकना हमेशा खतरों का संकेत देकर मनुष्य को चौकन्ना बना देता है कि कोई है, कोई अजनबी, चोर या डाकू। मानुष गंध जानवरों तक उड़कर जाती है। कौन? अंदर से थरथराती आवाज़ आई, जैसे सदियों से वो आवाज़ परिचय पूछते पूछते थक गई हो। उस आवाज़ को 35 वर्ष बाद सुन रहे थे। पूरा शरीर क्षणांश के लिए सिहर गया। क्या जवाब देंगे वे उनको? हम हैं श्री राम। कौन है श्री राम? अरे श्री राम महाराज तो नहीं? आश्चर्य तथा संदेह से भरकर पूछा गया सवाल अब करीब जान पड़ा। अपरिचय से दूर होती गंध महसूस होने लगी। एक विराम, जैसे टोह ले रहे हों। दुश्मन और डाकू अपने आत्मियों की आवाज़ बनाकर दरवाज़ा खुलवा लेते हैं। उनके शरीर में फुरफुरी दौड़ गई। पल भर बाद देखेंगे उन्हें। हाँ, भूल गए क्या हम श्री राम हैं? उन्हें हल्का सा आघात लगा। दीर्घ समयावधि में दैहिक दूरियां तो बढ़ी ही थीं, मानसिक रूप से भी अलग कर दिया था। उन्होंने भी तो कभी खबर नहीं ली थी। हर बार गांव के नाम पर चुप साध कर रह जाते थे। उस मौन ने आज पंख फड़फड़ाए थे, उड़ान भरी थी। परिणाम स्वरूप वे आज पटेल के दरवाजे के सामने खड़े थे। हम कहाँ भूले महाराज, भूल तो आप गए अपने पटेल को, अपने गांव को। उम्मीद ही ना थी कि जीते जी आपके दर्शन होंगे। कहते हुए उन्होंने अपने भारी भरकम दरवाज़ों का एक किवाड़ खोल दिया। आधा भिड़ा अब भी।
वो बाहर निकले थे। अरे ये कौन? विस्मित आंखों से देखते रह गए। लंबे चौड़े डील डॉल वाला गोरा चिट्टा आदमी इतना कैसे सिकुड़ सकता है? इनके शरीर का मांस पिघल कर कहाँ चला गया और आंखों पर चढ़ा ये मोटा चश्मा? उन्होंने पास में आकर चरण स्पर्श किए। वाह महाराज वाह, अंतिम समय में दर्शन हो गए आपके। प्राण निकलने के पहले ये साधवी पूरी हो गई। भाव विवल हो उठे थे पटेल। आंसुओं की धारा को रात का टिमटिमाता प्रकाश भी न छुपा सका। अरे ये क्या पटेल, बच्चे हो क्या? उनको यूं रोता देखकर पीठ थपथपा कर गले लगा लिया। भीतर आओ। उनके लिए चारपाई पर चादर बिछा दी। बैठो महाराज। तो अब जाकर फुर्सत मिली। अरे ऐसे भी कोई अपनों को बिसारता है, छोड़ता है? एक बार गांव की देहरी क्या छोड़ी, पलट कर न देखा? आप यहाँ होते तो वो सब क्यों होता? अब तो इसी आस में प्राण अटके हैं कि लो जल पियो। हे राम सीताराम, तेरी माया तू ही जाने। अब किसका भला करने आए हो? फिर कोई चुनाव लड़ना है या किसी के लिए प्रचार करना है? व्यंग बेहद तीखा था, मगर अपनत्व और आत्मीयता की मरहम भी तो थी साथ में। चलो कोई तो है उलाहना देने वाला, उनके अस्तित्व को स्वीकारने वाला, उनकी याद करने वाला, वरना वहाँ तो किसी ने भी कहा ही नहीं कि आप ना होते तो पूजा पाठ ना होता, हवन पूजन ना होता, आप ना होते तो हम अकेले हो जाते। आपका होना उनके लिए दूर का अजनबी शब्द हो गया था। हृदय में घुमड़ता हुआ गोला आंखों की कोरों पर आकर ठहर गया, तिनके की तरह कांपता हुआ। सबसे संन्यास ले लिया अब तो। सन्यासी तो हरिद्वार या हिमालय जाते हैं, लौट कर गाँव चौपाल पर थोड़े ना आते हैं महाराज। अभी भी व्यंग था पटेल के कथन में। उन्होंने नज़र उठाकर देखा। मोटी झुर्रियों से भरा चेहरा, मोटे चश्मे के भीतर छुपी आंखें, चौड़े कंधे समेट कर छोटे रह गए थे। चेहरे से उठकर निगाहें छत पर चली गईं। बारिश के पानी के निशानों से भरी छत, वही दीवार जिस पर भगवान के चित्र वाले कैलेंडर टंगे थे, वही जलती हुई लालटेन, अनजानी चीज़ों की लंबी चौड़ी छायाएं जो छत पर चिपकी थीं। वे छायाएं क्या कभी नहीं मरती? सामने बैठे पटेल दोनों हाथों को पीछे टिकाए जैसे पहले बातें किया करते थे। लग रहा है कल की ही वो बात है। अभी अभी तो उठकर गए थे, कहाँ है 35 सालों का अंतराल? इस बीच उनके आने की खबर जनान खाने में पहुंच गई थी। मातुन ने हाथ मुंह धोने के लिए पानी रखवा दिया था और चाय बनवा कर भिजवा दी थी। चाय पीने के बाद उन्होंने खूब रगड़ रगड़ कर हाथ पांव धोए, जैसे सालों का चिपका मैल छुड़ा रहे हों। मुंह आंखों पर ठंडे पानी के छींटे मारे। जूट की चटाई पर पालथी मारकर बैठे तो लगा पांवों में दर्द का प्रभाव फूट पड़ा हो। हड्डियां चटकने लगी थीं। गरम गरम पूरियां तथा दूध का कटोरा बड़ी थाली में लगकर आ चुका था। शुद्ध घी की सुगंध और उबले दूध की सोंधी महक बैठक में फैल गई थी। राजकुमारी की बिटिया है ये, उन्होंने किवाड़ के पास खड़ी लड़की का परिचय करवाते हुए कहा। क्या राजकुमारी यहीं पर है? ना महाराज, इसके ब्याह के 6 महीने बाद ही दामाद की हत्या कर दी थी। विधवा कहाँ जाती? ससुराल से लिवा लाए, वहाँ भी रहना मुश्किल हो गया था, तब यहाँ लाए। मुंह में कौर अटक कर रह गया। गले के बीचों बीच फंसी कौर की गोली ने उनकी सांस रोक दी। थाली पर एक हिसका दी। गर्म दूध गला साफ करने के लिए एक ही सांस में पी गए। हालांकि बाद में लगा तालू की झिल्ली फूल कर छितर गई है। मासूम सा चेहरा, बड़ी सहमी आंखें, काजल की गहरी रेखा फैल गई थी। शर्म, संकोच और भय से सिमटी देह। वे पलों तक देखते रहे। विधाता, तूने ऐसा क्यों किया? मुंह में घुटकर रह गई। आत्मग्लानि का भभूका हृदय को झुलसा उठा। कभी तो पूछा होता कि क्या हो रहा है, किन मानसिक संतापों में जी रहे हो। तभी तो पटेल ने व्यंग किया था। व्यंग नहीं, अपना दर्द कहा था, अपनी छुपी वेदना को उकेरा था। वे नजरें ना उठा पाए, पलकें भारी हो गईं। उन्होंने नीची निगाहों से ही उस बूढ़े क्लांत चेहरे को देखा जिस पर एक संपूर्ण जिंदगी की चिंता चिपकी हुई थी। बस बेटा उठा लो, कहकर उठ खड़े हुए थे। पाँव दुख रहे होंगे महाराज, पैदल चलने की आदत नहीं रह गई होगी। उन्होंने प्रसंग बदल कर पूछा। नहीं, वहाँ भी 4 बजे उठकर घूमने जाते थे। सारे बच्चों को योगासन सिखाते थे, नीति सिखा दी, रामायण व गीता का पारायण करवा दिया।
अब वातावरण की बोझिलता तथा रात्रि की घुटन भरी निस्तब्धता कम होने लगी थी, मगर छाती के अंदर अब भी कुछ उमड़ घुमड़ रहा था, जैसे चट्टानें खिसकती हैं। वहाँ रहकर इतने सालों तक क्या करते रहे? शाश्वत प्रश्न। अब सवाल सीधे उनके वर्षों में फैले पसरे जीवन कर्म पर आकर टिक गया। वे आश्चर्यचकित थे। इस प्रश्न का दंश शहर से गांव तक उनके साथ आ गया था। देखा जाए तो बहुत कुछ और जो न समझे उनके लिए शून्य है। उन्होंने अपनी पतली पतली उंगलियों को पोंछते हुए कहा। पीली रोशनी की फीकी चमक में उन दोनों के चेहरे पीले, पुराने, थके तथा उदास लग रहे थे, जैसे वर्षों से रखे पीतल या तांबे के बर्तन पर परत जम जाती है। सच सच बताना महाराज, हमेशा के लिए आए हो या कुछ समय के लिए, या बेटों ने भेजा है कि गांव की जमीन बेच बाचाओ? बात में फिर गहरी चोट थी। चोट की व्यथा थी और व्यथा में तीखापन था। कुछ बातें और निर्णय समय पर छोड़ देना चाहिए। हम और तुम कौन होते हैं अपने जीवन का फैसला करने वाले? जिसकी जो नियति होती है वो होकर ही रहती है। सो तो यह 16 आना सत्य है। एक लंबी आह तथा जम्भाई के साथ पटेल ने अपने दोनों पांवों को पसार लिया। पटेल की शिराओं में, दिमाग में और हड्डियों में बेपनाह दर्द दौड़ रहा था, जैसे पृथ्वी के नीचे पानी, भाप, आग, भूकंप अचानक लोरने लगते हैं। इधर उनका मन भी ग्लानि से दबा जा रहा था कि वे अपराधी हैं। उन्हें याद रखना था, पूछते रहना था, क्या गांव और ये ज़मीन, ये ईंटें और दीवारें प्रतीक रह गई थीं? पटेल ने क्या सोचा होगा उनके बारे में? यहीं सो जाओ महाराज, सामान उठवा देते हैं। महीनों सालों से बंद घर में कहाँ पड़े रहोगे? वही पुरानी ताजी गुड़ सी मिठास वाली आत्मीयता तथा अधिकार में डूबा मीठा स्वर बहकर उनकी कर्णेंद्रियों में घुल रहा था। सचमुच उस घर में घुसने की कल्पना मात्र से उनके शरीर में सिहरन दौड़ गई। थकान तथा नींद के बावजूद उस बच्ची का चेहरा उनकी आंखों के सामने आ खड़ा हुआ। कौन जानता है सिवाय ईश्वर के? इन बूढ़ों के बीच उसकी जवान होती आकांक्षाओं की छुअन किसको होती होगी? जब वे सुबह अपने घर पहुँचे तो दरवाज़ों की दुर्दशा देख दुखी हो उठे। बदरंग, बदसूरत, जगह जगह से लकड़ी की परत उतरकर चटक रही थी। ताला जंग खा चुका था। किवाड़ खोले तो जोर की चरमराहट की आवाज़ हुई। दोनों चबूतरे गलकर बह चुके थे। इन चबूतरों पर न जाने कितने बाराती सोते थे। कितने वर्षों तक भजन मंडली भजन किया करती थी और गांव की महिलाएं भजन, दादरे और कीर्तन गाया करती थीं। दीवारों की लाल मिट्टी भी झड़ रही थी। समय हर चीज़ को भुरभुरा करके झाड़ देता है। हर चीज़ की चमक और ताकत शनय शनय कम होती जाती है। सामने लगे नीम, नींबू के पेड़ काटे जा चुके थे। वहाँ सामान, बैलगाड़ी के अवशेष तथा पत्थर रखे थे। पीछे वाला बगीचा तो एकदम ही उजाड़ हो चुका था। बाढ़ की दीवार को पीछे से काट दिया था। अरंडी के वृक्ष गायब थे। कैंत, लबेरे, इमली और अमरूद के लंबे चौड़े घने वृक्षों के स्थान पर ईंटों का ढेर लगा था। पूर्वजों की याद में बना चबूतरा काय की परत के पीछे छुपा था, टूटा फूटा। उसके पास बनी बाबी अब भी मौजूद थी। क्या पूर्वज सांप बनकर रह गए हैं या सांपों को भी इससे सुरक्षित स्थान नहीं मिला? और आगे बढ़े तो पास ही में बना कुआं पत्तों और मिट्टी से पुरा गया था। उसके किनारे लगे बेरी के पेड़ को देखकर अंदाज लगाया जा सकता था कि ये वही स्थान है। लोहे की बनी सीमा रेखा उखाड़ दी गई थी। पता नहीं वो लोहा रहट कहाँ चले गए। पास में बनी भट्टी बुझी पड़ी थी। राख का ढेर, अधजली लकड़ियाँ, कढ़ाई तथा बोतलें भरी पड़ी थीं। क्या बनाते हैं यहाँ? और प्रकृति की इस खंडित वीरान दुनिया को देखकर उनका मन स्वयं पर झुंझलाने लगा। घर के अंदर प्रविष्ट हुए तो लगा बीहड़ खंडहर में आ गए हैं, जहाँ प्रकृति नाराज होकर मौन भाव से अपना कर्म करती रही होगी। खपरे मतलब कवेलू फूट जाने के कारण सूरज की किरणें अंदर गिर रही थीं। मियान में लगी लकड़ियों में दरारें आ गई थीं और उनसे झड़ता बुरादा उनको खोखला बना चुका था। कब कौन सी लकड़ी टूटकर गिर जाए, उसको अवलंब देने के लिए बीचों बीच लकड़ी खड़ी करनी होगी। पूजा घर के तो अंधेरे, धूल और जालों ने उनके सिर को घेर लिया। सामने खुलने वाली खिड़की को जोर से खींचा
तब कहीं जाकर खुली। बाहर का दरवाज़ा बंद था। इसी दरवाजे से होकर लोग मंदिर में दर्शन करने के लिए आते थे। मूर्तियाँ पीले वस्त्र से ढकी थीं। पूरी दीवार धूल से भरी पड़ी थी। यहाँ से वहाँ तक फैला 10 कमरों वाला मकान अपनी उपेक्षा तथा बदहाली पर क्षोभ दिखा रहा था। शहर में इसी ज़मीन की कीमत लाखों में होगी और यहाँ लावारिस पड़ी है। किसी को फिक्र नहीं, मोह नहीं, लगाव नहीं। जिन चीज़ों को अपना नाम तथा संरक्षण दिया है, जिन जगहों पे पूर्वजों के शरीरांश दबे पड़े हैं, उन स्थानों को यूँ छोड़ देना कहाँ का इंसाफ है। वे क्या करते, कहाँ कहाँ देखते। सामने वाली दालान में गए जहाँ गाय, बैल तथा भैंस बांधी जाती थी। नीला, मरखी, सीता, मुनिया, उनके वे भोले भोले बछड़े, काले मुलायम बालों वाली पड़िया जो दूध की आस में चुप होकर अपने कान और पूंछ हिलाती रहती थी। पहले उन सबको बेचते हुए कितना दुख होता था। उस रात खाना नहीं खाया जाता था। कहीं बेच दो तो पता चलता रस्सा तोड़कर वे वापस आ जाते। फिर धकेल कर खींच कर ले जाओ। बच्चों की तरह जिद करते थे वे, अधिकार और नाराज़गी जताते थे। जाते वक्त सबको बेचना पड़ा था। सिर्फ बूढ़ी मुनिया को खुला छोड़ दिया था ताकि वो शेष जीवन मुक्त होकर जी सके। लेकिन बाद में खबर मिली थी कि कब तक जिंदा रही। फिर कोई कसाई पकड़ कर ले गया। सबके चेहरे और रंग, आँखों की भाषा, उनका चाटना, सूंघना, उनका रंभाना स्मृतियों में भर उठा। लगा अभी रंभा कर बुलाएगी, भूसा चाहिए। खली मिली सानी, हरी घास, सूखा भूसा गले में नहीं उतरता। उनका मन बिछोह की भावना से भारी हो उठा। वे सब और उनके वंशज पता नहीं कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे। महाराज, पुरानी बातें याद आ रही हैं। साथ आए लड़के ने टोका। पानी ला दो एक बाल्टी। उन्होंने चौंक कर स्वयं को वर्तमान में लाकर खड़ा किया। कोई मजूर मिलेगा, झाड़ू लगवा देते, साफ सफाई हो जाए तो पुताई भी करवा लेंगे। ना महाराज, झाड़ू कोई नहीं लगाएगा। आप कहें तो मैं ही आ जाऊं। उन्होंने लड़के के चेहरे को देखा। गोरा चिट्टा रंग, दुबला लंबा शरीर और आंखों में पके गेहूं सी चमक। बातचीत में बुंदेलखंडी बोली का कोई असर न था। पढ़े लिखे हो? हाँ महाराज, 5वीं कक्षा के बाद ग्वालियर चला गया था। वहाँ 5-6 साल रहा, फिर भाग आया। कोई ठिकाना न था, ना नौकरी ना भविष्य। हमारे पास रहकर काम करोगे? हाँ महाराज। सामने वाला कमरा उन्होंने जानबूझकर नहीं खोला। उस कमरे में उनके युवा जीवन की मधुर स्मृतियाँ बिखरी पड़ी थीं। उन स्मृतियों में मौत की छायाएं भी लिपटी थीं और जीवन भर एकाकी रहने की प्रतिज्ञा भी। अपने मन को स्थिर रखने के लिए दिन भर सफाई करवाते रहे। लाइट के तार बाहर तक आ गए थे। अंदर कनेक्शन लेना पड़ेगा। बल्ब, ट्यूब तथा पंखे ठीक करवाने पड़ेंगे। जब घर झड़ गया, बखरी, रसोई और दालान, तो बैठने की इच्छा हुई। हालांकि तुलसी का चौरा ढह गया था, मगर उसमें तुलसी का सूखा ठूंठ अब भी लगा था। रसोई में बीच की दीवार जो की त्यों खड़ी थी। बहू पर्दा करती थी। घूंघट डालकर कैसे रोटी बनाए, सो दीवार बनवाई थी। यहाँ बच्चे खाना खाते थे, यहाँ चटनी पीसते थे। भीतर स्टोर रूम अंधेरे में डूबा रहता था। लैंप ले जाकर सामान निकालना पड़ता था। कागज़ गलाकर, लुगदी बनाकर बड़े बर्तन बनाए जाते थे। फिर पोत कर उन पर चित्रकारी बनाकर गेहूँ, चावल या दालें भरकर रख दिए जाते थे। अब वे तमाम बर्तन टुकड़ों में बिखरे पड़े थे या गल गए थे। क्या देख रहे हो महाराज? सांप बिच्छू ना हो, संभल कर पाँव धरना महाराज। लड़के ने ढक्कन उठाकर उन टंकियों को देखा जो उन मौसमी की मार के बावजूद साबुत बचे थे। उन्होंने ईंटों का चूल्हा बनाकर आग जलाई और दूध गर्म किया। पूरा बदन थकान से टूट रहा था, मगर मन में उत्साह तथा सुकून था, जैसे कुएं खोदने वाले को पानी में धुली मिट्टी देखकर होता है। इस बीच पटेल के घर से खाना आ गया था। रात्रि भोजन के लिए उन्होंने पहले से ही कहलवा दिया था। क्यों ननकू, बगीचे में किसका सामान भरा पड़ा है? खुमान का। खुमान ने आपका बगीचा खराब कर दिया महाराज। कब्जा किए बैठा है, पेड़ काट कर बेच दिए और पता नहीं महाराज वहाँ क्या होता है। क्या? उसकी रहस्यमयी चुप्पी से उनका मन आशंकाओं से भरने लगा। ये तो गांव का दादा बन गया है, उसी की चलती है। दवाइयाँ बेचता है, इलाज करता है, सामान लाकर कमीशन खाता है। सबको मना किया था कि महाराज का बगीचा है, पर माना नहीं, बोला आने दो, हम निपट लेंगे। ऐसा बोल रहा था? कसम महाराज? ननकू ने गला छूकर कसम खाई।
पार्टी बंदी चलती है गांव में। उसने अपना नेता पक्का कर लिया है, सब गंदे गलत काम करता है। आपने देखा नहीं, देशी दारू बनाता है वहाँ पर महाराज। आप मेरा नाम मत लेना, वो मार डालेगा। जब नेता आते हैं तो बकरा मुर्गा बनता है या तीतर पकड़े जाते हैं। बोतलें भरी पड़ी हैं। कहकर ननकू चुप हो गया। डर उसकी आंखों में उतर आया था। उससे बचकर रहना महाराज, वो बहुत खतरनाक है, बहुत ताकतवर। ननकू उन्हें बूढ़ों की तरह समझाने लगा। उसको बुलाकर तो लाओ, प्यार से बोलना कि श्री राम महाराज ने बुलाया है, मिलना चाहते हैं। ननकू उल्टे पांव चला गया, मगर उतनी ही जल्दी वापस भी आ गया। क्या बोला खुमान ने? बोलता है कि टाइम नहीं है, इधर से निकलेगा तो मिल लेगा। चलो छोड़ो। स्वयं ही उठकर चल दिए थे वे। सांध्य बेला थी, सूरज की लालिमा पेड़ों पर उतर आई थी। आकाश में धूल की परतें जमा थीं। चारों तरफ उजाड़ पड़ा स्थान। 2 दिन पहले ही तेज आंधी आई थी, इसलिए अब तक आंधी की निशानियां बिखरी पड़ी थीं। मन में बच्चों का ख्याल आ गया। सब टीवी देख रहे होंगे कमरा बंद करके, एसी चलाकर, और आगे निकल गए मंदिर की तरफ। छोटे बच्चे जो उन्हें नहीं पहचानते थे, आश्चर्य तथा अपरिचय के भाव से देख रहे थे। विशाल घना पीपल का पेड़ और नीम का झुका हुआ पेड़ वैसा ही खड़ा था। कोई चीज़ें शायद कभी नहीं बदलती, स्थिर संतुलित होकर देखती रहती हैं अपने आसपास के जीवन को। छोटी सी कोठरी में बिराजी देवी जी के सामने दीपक जल रहा था। पता नहीं किसकी कामनाओं और अंतः प्रतिज्ञाओं की मौन बाती चल रही थी। शिवलिंग पर बासे फूल पड़े थे, लगता है किसी ने जल नहीं चढ़ाया था। इस कमरे में कभी कभी साधु सन्यासी आकर रुका करते थे। तीर्थ यात्राओं पर निकले साधुओं के दल हफ्तों तक विश्राम करते थे। वे अपनी यात्राओं के अनेक संस्मरण गाँव वासियों के बीच छोड़कर जाते थे। अब गिने चुने साधु महात्मा गांव के ताकतवर और ऊपर तक पहुंच रखने वाले लोगों के घर आकर ठहरा करते हैं। वे उनके लिए राजनीतिक सीढ़ी का काम करते हैं। थोड़ी देर चबूतरे पर बैठे रहे, एकांत में आंखें मूंद कर। ठंडी हवा के झोंके प्राणों को ऊर्जा से भरने लगे। शीतल स्वच्छ हवा में बहती वनस्पतियों की सुगंध। आंखें खुली तो अंधकार फैल चुका था। आकाश नक्षत्रों से दिपदिपा रहा था। इस दिपदिपाते अंधकार का सौंदर्य उन्हें हमेशा ही चकित करता रहा है, मोहता रहा है। जंगलों से लौटते जानवरों के खुरों की आवाज़ तक उनको हुलकारते चरवाहे। मन में उन सबको देखने की इच्छा हो उठी थी, इसीलिए घर वापस न जाकर मोहल्ले की तरफ चल दिए। बागीचा ठीक हो जाए तो वहाँ एक योगशाला बनाई जा सकती है, या छोटा सा स्कूल या डिस्पेंसरी या जड़ी बूटियों को उगाया जा सकता है। इतनी बढ़िया जगह का उपयोग अच्छे काम के लिए होना चाहिए। अतः वो सीधे खुमान की दुकान पर जा पहुँचे। छोटी सी दुकान थी उसके दादा की। पहले गिना चुना सामान मिलता था, लेकिन उन्होंने देखा कि वे एक बड़ी आधुनिक साज सज्जा से चमकती दुकान के सामने खड़े हैं, जहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर कॉस्मेटिक्स और दवाइयों से लेकर बड़े बड़े सामान भरे पड़े हैं। गांव का डिपार्टमेंटल स्टोर था। कंपाउंडर बाबू, उनके पीछे लड़के ने कुछ मांगा। खुमान ने दवाइयों का पैकेट उसके हाथ में थमा दिया। दुबला पतला काला सा लड़का अब प्रौढ़ आदमी बन चुका था। घनी मूछें और बालों में आती सफ़ेदी उम्र को दर्शा रही थी। आंखों के पीले रंग में ताकत और निश्चिंतता का दर्प घुला हुआ था। उन्हें याद है, एक बार मरीज को गलत इंजेक्शन लगा देने पर मरीज का कूल्हा सूज गया था। तब उसके परिवार वालों ने शिकायत की थी। खुमान का बाप और वो जेल में बैठे थे और उसकी माँ उनके पाँवों को पकड़े रोती गिड़गिड़ाती छाती पीट रही थी। किसी की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करने का क्या अधिकार है? उन्होंने कितना डांटा था। जीवन भर काम न करने की प्रतिज्ञा की थी उसने। तब कहीं जाकर उन्हें छुड़वाया था, मगर वे देख रहे हैं उसकी डॉक्टरों का मायाजाल एक नहीं सैकड़ों लोगों की ज़िंदगी पर जादू किए हुए था। वो हर मर्ज की दवा देने वाले विशेषज्ञ के रूप में स्थापित हो चुका था। यहाँ न सरकारी डॉक्टर की ज़रूरत है, न मेडिकल स्टोर की। खुमान, वो सामान उठवा लेना, उन्होंने एकदम सहज होकर कहा। वे अपने भीतर उठती चिंता तथा बेचैनी को जानबूझकर छुपा गए। अभी तो फुर्सत नहीं है महाराज, उसने बिना उनकी तरफ देखे कहा। जब सुविधा हो जाए 1-2 दिन में। क्यों, आपको उस जगह की क्या ज़रूरत है? आप तो फिर चले जाओगे। नहीं, हम नहीं जाएंगे अब, उन्होंने स्पष्ट और दृढ़ स्वर में कहा। इतने सालों से तो हम ही ने बचा कर रखी थी, वरना
बोलते हुए खुमान हल्का सा तुतलाता था और उसके एक पाँव में भी लचक थी जो तेज चलते वक्त दिखाई देती थी। वरना क्या, कौन ले रहा था हमारी ज़मीन? अब बेच दो। हम बेचने नहीं, बचाने आए हैं। बच तो ना पाएगी महाराज। तो क्या धमकी दे रहे हो? जबरदस्ती कब्जा किए बैठे रहोगे? 2-3 दिन में खाली हो जानी चाहिए, कहकर वे चले तो आए, मगर समझ गए कि काम इतनी आसानी से ना होगा। बगीचा उनका होते हुए भी उनका ना रहा था। उसने अपना आधिपत्य जमा रखा था। खुमान भी अब वो खुमान ना रहा था जो पाँवों पर गिरकर माफ़ी मांगता था। बाप बेटे नज़रें मिलाकर बात नहीं करते थे। इतने दिनों बाद उन्हें इस बात का एहसास भी हुआ कि ये गांव वो गांव नहीं रहा जहाँ के डाकुओं में भी मर्यादा तथा नैतिकता होती थी, जो ब्राह्मण, वृद्ध, महिला और बच्चों को सामने देखकर भी रास्ता छोड़ दिया करते थे। ये कैसी छायाएं आ घुसी हैं यहाँ की हवाओं में, यहाँ की मिट्टी में। क्या फसलों में भी छायाएं जड़ों के साथ चिपकी हुई हैं? अब ना तो संध्या समय मंदिर में घंटों की धुन सुनाई देती है, ना आरती के समय शंख झालर का मिश्रित गूंजने वाला स्वर। औरतों की खिलखिलाहट कहीं से भी सुनाई नहीं थी। उन खिलखिलाहटों को किसने कैद कर लिया है? होली के दिन गाई जाने वाली लंगूरिया, मंदिर के प्रांगण में होने वाले भजनों की मीठी स्मृतियों से भरे हृदय में हत्याओं और परोक्ष रूप से दहशत फैलाती इन शक्तियों ने जीवन की रंगीनियत को ही बदल दिया है। ये भयभीत मौन उन्हें आहत कर उठा। वे मर्माहत हो उठे। आदर सम्मान तो दूर, खुमान ने यह तक नहीं कहा कि महाराज कब आए हो, कब तक ठहरोगे, कैसे आना हुआ, जल लेंगे, बैठिए। आंख उठाकर उपेक्षा से देखा भर था। इतनी घृणा, या बगीचे वाली जमीन खाली करवाने का अनकहा रोष। जाने कब शहर की जहरीली हवा इस शांत सुंदर गांव में घुस आई। जाकर पटेल के चबूतरे पर बैठ गए। बाहर का टिमटिमाता हुआ बल्ब और वृक्षों पर सरसराता काला सन्नाटा। इसी चबूतरे पर कभी रामलीला खेली जाती थी। इस पेड़ से उस पेड़ तक रस्सी बांधी जाती थी, जिसके सारे हनुमान जी संजीवनी बूटी पहाड़ सहित लाते थे और राम का विलाप पूरी फिजा को कपकपाता था। भरत मिलाप हो या वन गमन का दृश्य, दर्शकों की सिसकियां सुनाई दे जाती थी। सीता का वेश धारण करने वाला वो सुंदर सा लड़का कितनी तरह की बातें करता था। और तब राम लक्ष्मण सहित पूरी मंडली को बड़े बड़े लोग अपने घर में आमंत्रित करते थे। उनका अभिषेक किया जाता था, आरती उतारी जाती थी। पूरी मंडली की जीविका का यही आर्थिक आधार होता था कि कौन कितनी भेंट दे रहा है और भेंट में क्या क्या दे रहा है। उन्होंने कभी नहीं पूछा कि वे लड़के किस जाति के थे, किस धर्म के थे, क्या उनके विचार थे। और वो भजन मंडली जो नव दुर्गा में आया करती थी, फिल्मी तर्ज पर बने भजनों और कव्वालियों का अपना ही सुरीलापन था। रात रात भर जागकर आनंद में डूबे लोग। वो हारमोनियम तथा तबले अब भी पड़े होंगे कहीं। अरे महाराज, आप आवाज़ लगा देते, बुरा लग रहा है, बाल बच्चों की याद आ रही होगी। पटेल ने जल का लोटा उन्हें थमाते हुए कहा। पुरानी बातें याद हुआई, अब तो बड़ा मुश्किल लग रहा है। क्या? बगीचा खाली करवाना। बगीचा ठीक हो जाए तो अपन सब फिर से वही सब कर सकते हैं, भजन, भंडारा और रामलीला। सबने समझाया था महाराज, दारू बनाता है, जिस दिन अपनी आंखों से देखो पुलिस में रपट लिखवा देना। पुलिस तक नहीं जाना चाहते हैं हम, ना दुश्मनी बढ़ाना चाहते हैं। पंचायत में मामला पहुँचे इससे पहले एक बार और बात कर लो। हम तो किसी काबिल नहीं रहे महाराज। छोटी छोटी बातों को दुश्मनी में बदल दिया था प्रताप को इन सब ने, अकेले में घेर कर लट्ठों से। ये क्या उन्होंने देखा? पटेल फूट फूट कर रो रहे हैं। अंधेरे में बढ़ती सिसकियों को और कांपते शरीर को थाम कर बैठे रहे चुप, बेशब्द। कब से दमा मुदा रुका पड़ा दुख का स्रोत बह जाना चाहता है। माते कुछ क्षणों बाद पीठ थपथपा कर कहा। देखा सामने कप प्लेट में चाय लिए वही लड़की खड़ी है, विनत, सिर झुकाए। क्या नाम है बेटा? कमल। पढ़ती हो? ना। क्या करती हो? कुछ नहीं। कुछ नहीं। वे उसका चेहरा देखते रहे, कोमल, धवल, निर्झर सा, लावण्यमय चेहरा, आंखों में झिलमिलाती पानी की परछाइयाँ। इतनी छोटी उम्र और इतना लंबा अभिशाप। कैसे मूर्ख है पटेल भी, क्या इतना शऊर नहीं कि इसे पढ़ाते लिखाते? कुछ पढ़ती लिखती हो? दद्दा बोलते हैं कि रामायण पढ़ा करो। अच्छा बिटिया, एक गिलास पानी और ला दो।
ये तुमने क्या किया माते? बच्ची तो मर जाएगी या पागल हो जाएगी। उसकी आंखें देखी, तुम्हारी इस हवेली में वो सांस भी ले पाती होगी। क्या करें महाराज, वहाँ ऐसा उत्पात हुआ, अपने लोग ही उसकी इज्जत। बस बस, उन्होंने हाथ बढ़ाकर शेष शब्दों को रोक दिया। समझ गए अतृप्त कामनाओं को दबाए बैठे कामुक लोग रिश्तों की ओट में कैसे घिनौने कृत्य करने लगते हैं। अभी तो तुम जिंदा हो, तुमने क्या सोचा है? अमृत पी कर आए हो, कब तक रखवाली करोगे? तुम्हारे बाद क्या होगा? पढ़ने के लिए भेज दो, कुछ करने दो, उसे खुला जीवन चाहिए। इसी की चिंता तो घुन की तरह लगी है, हृदय कलपता है। कैद हैं हम तीनों, बहू और नाती को यहाँ से इसलिए निकाल दिया कि हे राम सीताराम। अपनी हथेलियों को जमीन पर टिकाकर पीछे की तरफ गर्दन झुका ली पटेल ने। तनाव से भरा खून तेजी से नसों में दौड़ रहा था। उंगलियों से दबाकर बैठ गए सिर को। हमारी बात मानो तो शहर में रख दो, स्कूल में भर्ती करवा दो। कोई रखने को तैयार नहीं है महाराज। लड़का अपनी टाल मतलब लकड़ियों की टाल के धंधे में लगा रहता है और उसकी बहू को इतनी समझ नहीं है। हॉस्टल में पैसे लत्ते की तो कोई बात नहीं है ना महाराज ना, सब कुछ उसी के लिए तो है यहाँ का। उन्होंने देखा था कमल के चेहरे पर डूबते उतराते दरिया को, एक बंद हवेली की दीवारों में सिमटी जिंदगी की उतरी हुई रंगत को। उसका चहकना, उसका बोलना, उसका वो उल्लास, सबसे वंचित है वो। जीवन से कोसों दूर है वो। मात्र देह को लेकर जी रही है, दैहिक अभिप्साओं को दबाकर। जब वे वहाँ से उठे तो गहरा अवसाद उनके मन में भर गया था। उसी रात उन्होंने अफसर बेटे को चिट्ठी लिखी। यहाँ के कलेक्टर को कहकर अपना बगीचा वापस दिलवा दो। एक अच्छे हॉस्टल वाले स्कूल का पता कर सको तो बहुत अच्छा होगा। अब हम यहीं रहना चाहते हैं। जवाब आया, आपको बुढ़ापे में ये सब करने की क्या ज़रूरत है? माया मोह के बंधनों में बंध गए हो। यहाँ आराम से रहते और पूजा पाठ में ध्यान लगाते। अब हमें यही चिंता लगी रहती है कि वहाँ आप अकेले कैसे रहोगे, अचानक तबीयत खराब हो जाए या। फिर उन्होंने लिखा, खुमान अपने बगीचे की पवित्र ज़मीन पर शराब की भट्टी लगाकर बैठा है। हमारे पुरखों का चबूतरा बना है वहाँ, अवैध धंधा चल रहा है। अपने कुएं की सफाई करवाई जाए तो उसमें पानी निकल सकता है, खेती हो जाएगी। उधर से जवाब आया, हमारे पास ना तो इतना फिजूल पैसा है ना समय कि हम वहाँ आकर कुआं खुदवा सकें। आपके इतने बड़े खंडहर की मरम्मत करवाने का बूता हमारा नहीं है। किसी के पचड़े में मत पड़ना, उसके ऊपर कई केस चल रहे हैं। नेताओं के बीच गहरी पैठ है। वहाँ के कलेक्टर से एक काम करने को कहेंगे। इन सब बातों में पड़ने से कोई फ़ायदा नहीं। खाने पीने की क्या व्यवस्था है? बिना पंखे तथा लाइट के कैसे रहते होंगे? समझ में नहीं आता कि आप इतने आराम की ज़िंदगी छोड़कर वहाँ क्यों चले गए। अब क्या करें, किसका सहारा लें? सामने दिख रहा था कि इस काम से क्या फ़ायदा होने वाला है, मगर अकेले इतना बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना भी कोई आसान न था। अपनी आंखों के सामने गलत काम होते देखना ज़्यादा तकलीफ देह तथा अपमानजनक होगा। इस जगह पर अनदेखा जाल उनके लिए पहले से ही बिछा दिया गया था। खुमान आसानी से मानने वाला व्यक्ति न था। उसने अपने पांव पूरी ताकत से जमा लिए थे और 2 साल पहले ही इसके गुट के आदमियों ने दूसरे गुट के 1-2 आदमियों को लाठियों से कुचल कुचल कर मार डाला था। 2 आदमियों ने वहीं पर दम तोड़ दिया था और 2 घायल अवस्था में ही कहीं और जाकर छुप गए थे। उनके परिवार वाले भी पलायन कर गए थे। प्रताप की हत्या के बाद इस गांव की हवा में खून की गंध उठती रहती है, मगर जो बात जायज़ है उसके लिए लड़ना नहीं। वे नहीं डरते, उन्हें भय नहीं लगता। ज़मीन उसने हड़पी है, हमने नहीं। उसके कर्म अनैतिक हैं, अपवित्र हैं। उस ज़मीन को गंदे पांवों तले रौंदने के लिए नहीं छोड़ेंगे। वे सारे परस्पर जुड़े हुए थे। बगीचे में कुआं था, कुएं में पानी था, पानी से खेत सींचने थे, खेतों से फसल आनी थी और फसलों के मिलने वाले पैसे से वे अपने मकान को नए रूप में खड़ा करेंगे। मगर इन सभी तारों के ऊपर खुमान नाम का व्यक्ति फन फैलाकर बैठा हुआ था। वो विडंबना ही थी या समय का खेल कि 35 वर्ष पूर्व जिस गांव में उनकी तूती बोला करती थी, उसी गांव में आज उन्हें अपने घर तथा ज़मीन को लेकर लड़ना पड़ रहा था। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष की हैसियत से उनका जो रुतबा था और अपने मित्र को विधायक बनवाकर वो जो काम किया करते थे, उसी की वजह से सारे अफसर और नेता उनके घर पर आया करते थे।
वे पढ़े लिखे, मितभाषी, उदार और ईमानदार स्वभाव के इंसान थे। वे चाहते तो स्वयं एमएलए बनकर अपने लिए अकूत पैसा कमा सकते थे, मगर उन्होंने जो किया सिर्फ गांव की भलाई के लिए किया था। उनके बनवाए गए कुएं, स्कूल, घाट, तालाब और भवन बाद में किसी ने मरम्मत तक नहीं करवाई थी उन सब की। अगर परिवार की जिम्मेदारी नहीं होती तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाते। पार्टी के लोगों ने कितने पद उनको देने की पेशकश की थी, लेकिन बच्चों को कुछ बनाने का संकल्प इन सबसे दूर ले गया था। एक बार इस तरफ से किनारा किया तो फिर पलट कर नहीं देखा। अब क्या करें? वे बच्चे नाराज़ हैं, भाई नाराज़ है, यहाँ कोई साथ देने वाला है नहीं। कौन है जिसके पास जाकर वे अपनी बात कह सकते हैं? कौन? बहुत सोचने पर उन्हें याद आया उस जमाने के अपने अभिन्न मित्र जिनको 3 बार एमएलए बनवाने में उन्हीं का योगदान रहा था। क्या श्याम जी से बात करें? अब तो उनका बेटा सांसद है, पता नहीं क्या सोचेंगे कि जब काम पड़ा तभी आए। रात भर उहापोह की स्थिति में जागते रहे, गर्म हवाओं से तपता शरीर, विचलन से भरा मन, एकाकी पड़ जाने का विवश ख्याल। ये आदमी राक्षसों की तरह अपनी शक्तियों का प्रदर्शन कर रहा है और सारा गांव चुप है, डरा हुआ, कायर हैं सब। इस गांव को एक आदमी ने बांध रखा है, वो गुर्राता है और सब दुबक जाते हैं। वे उठकर बाहर आ गए, दरवाज़ा खुला छोड़ दिया, देखें कौन क्या करता है। उन्हें नहीं लगता भय, न खुमान से न इस निस्तब्धता में डूबी रात्रि से। आधी रात को लौटते थे शहर से, तेज़ आंधियाँ, भड़कती बिजलियों और पत्थर बराबर गिरते ओलों के बीच पेड़ों के नीचे खड़े होकर घंटों बिताया करते थे। जंगलों की खाक छानी है, पर कभी विपदाओं से नहीं घबराए। बेरहम अंग्रेज पुलिस से नहीं डरे। विचारों में विद्रोह था, खून में उबाल। घनश्याम बाबू ने उन्हें छुपकर मदद पहुंचाने का काम सौंपा था। कितनी ही बार उनका घर उन लोगों के छुपने का ठिकाना बना था, लेकिन आज अपने ही राज में राजनीतिक संरक्षण प्राप्त गुंडे से डर जाएं। करने दें उसे अपनी मनमानी, वो चाहे तो रक्त बहाए और चाहे तो जान ले ले। नहीं, ऐसा नहीं होने देंगे। उन्होंने मन ही मन संकल्प को दोहराया। शायद अभी एक लड़ाई और शेष है। दरवाजे से बाहर तेज कदमों से टहलने लगे। ऊपर निस्तेज आसमान था, सघन नीरवता में डूबा हुआ, और पांवों के नीचे नम्र भूमि थी। दूर दूर तक सनसनाती हवाओं ने जंगल की नींद उड़ा दी थी। बेजान पड़ी चांदनी में सोए हुए मकान, पहाड़ियाँ, टोरिया के काले विशाल पत्थर। अचानक ही उन्हें कुछ सुनाई दिया, कोई आहट, कोई परछाई, कोई हवा का झोंका। सांप या नेवला हो सकता है, मेढक या बिल्ली, फिर वही सरसराहट। कोई चोर या उन पर हमला करने वाला, या आत्मा? नहीं, आत्मा प्रेतात्मा को मानने के बावजूद वे कभी नहीं डरे। वे उसी दिशा में बढ़ने लगे। फिर उन्हें 2 आकृतियां घुटनों के बल रेंगती हुई दिखाई दी। शायद कुत्ते, बकरी या जंगली जानवर होंगे, मगर पदचाप के साथ फुसफुसाहट भी सुनाई दी। कौन है वहाँ? वे इतनी उम्र पार करने के बावजूद भी फुर्तीले थे, भाग सकते थे। उन्होंने लंबे लंबे डग भरते हुए दोनों आकृतियों का पीछा किया और इनमें से एक आकृति को घसीटते हुए दरवाजे के बाहर तक ले आए। लैंप के हल्के प्रकाश में उसका चेहरा देखा तो 4 कदम पीछे चिटक गए, जैसे सैकड़ों सांपों को एक साथ देख लिया हो। कमल? अस्फुट आश्चर्य तथा क्षोभ से भरे शब्द फूटे उनके मुंह से। लड़की भय और घबराहट के कारण अधमरी मूर्छित सी जमीन पर पड़ी थी। न उसके मुंह से आवाज़ निकल रही थी, न शरीर में स्पंदन हो रहा था। किसी ने इस हालत में देख लिया तो? वो कौन था? भाग गया? उन्होंने पलट कर देखा। पेड़ पौधे, हवाएं, सभी कुछ पहले की तरह शांत एवं आत्मरत थे। सामने पड़ी लड़की का क्या किया जाए? कुछ क्षण तक वे यूं ही खो खड़े रहे, स्तब्ध, विचारमग्न। फिर 6 महीने की बच्ची की तरह गोद में उठाकर चल दिए। नाजुक से शरीर की बच्ची, वजन में हल्की, शायद उसके भार से उसके दुखों का वजन अधिक था। उनके पांव चल नहीं दौड़ रहे थे, अंधेरे में हिचकोले खाते हुए। किसी ने देख लिया तो इसका जीना मुहाल हो जाएगा। जोर जोर से साकल बजाई। दरवाज़ा खुलने पर सीधे अंदर जाकर उसे लिटा दिया। हाँफने लगे थे। गुस्से से पतली नाक फूल आई और आंखें घूम रही थी चारों तरफ। क्या हो गया महाराज, ये क्या? चश्मा लगा कर देखा, पानी के छींटे मारे मुंह पर। बात तो बताओ, क्या हुआ? स्वयं को बड़ा होशियार समझते हो, आंख पर पर्दा डालकर बैठे हो। शरीर के साथ दिमाग भी बढ़ा के है तुम्हारा। उनके मुंह से निकला एक एक शब्द कांप रहा था। पटेल पर बेतहाशा गुस्सा आ रहा था उन्हें।
लड़की कहाँ रहती है मालूम है? कहकर उन्होंने सारी घटना बता दी। पटेल तो जैसे प्राण विहीन हो गए, एकदम स्पंदनहीन, सांसें डूब गईं, दृष्टि बंध गई जमीन पर। माते माते, उन्होंने पटेल को हिलाया डुलाया। हड्डियां तोड़ो, इतनी हिम्मत, मार डालो। विक्षोभ से भरे हुए बड़बड़ाने लगे। नहीं, बेवकूफ़ी मत करो, उन्होंने उनके लचीले कमज़ोर शरीर को घसीटते हुए कहा। उसे सदमा बैठ गया है, मारोगे पीटोगे तो आत्महत्या कर लेगी। याद है सुनीता कुएं में कूद गई थी? समझदारी से काम लो माते। कौन था वो? टुकड़े टुकड़े करवा देंगे गणेशिये से। उससे इसका जीवन सुधर जाएगा क्या? तो क्या करें, जहर दे दें? बताओ कहाँ जाएं हम इस अभागिनी को लेकर? कहकर ज़मीन पर बैठकर हाथ पीटने लगे। उनकी रुलाई थम नहीं रही थी। अंदर से लड़की के रोने चीखने की आवाज़ें आने लगी थीं। नहीं, पाँव पड़ती हूँ, हाहा खाती हूँ। भाग कर भीतर आए तो देखा रोंगटे खड़े हो गए हैं। कमल का सबसे छोटा चचेरा भाई उसे पीटे जा रहा था और उसकी दादी बचाने के प्रयास में पिटी जा रही थी। पागल हो क्या? उन्होंने उसे धक्का दिया। जाओ अंदर ले जाओ। क्षणों बाद ही हवेली में सन्नाटा छा गया। सब मौन बैठे थे। रुक रुक कर सुनाई देने वाली सिसकी उनके हृदयों को चीर देती थी। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, उसे प्यार से समझाओ, बाहर भेज दो। आंधी तूफान से क्षत विक्षत घर को फिर से बनाते हो या नहीं? क्यों? क्योंकि वो अपना होता है, छोड़ तो नहीं देते ना। टूटे उकड़े रूख रोपे जाते हैं महाराज, इसकी भोली सूरत के पीछे इतना छल। कलपते हृदय से कपकपाते शब्द निकले। कोशिश करनी पड़ेगी। उन्होंने पटेल की पीठ पर हाथ रखा तो लगा कोई बड़ी भट्टी वहाँ सुलग रही है। महाराज कोई ऊंच नीच? शेष शब्द उनकी रुंधी आवाज़ में घुलकर रह गए। उसको तरमस्याना नहीं माते, वरना हम सब मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे। ना समझ है, इसलिए मामला घर में ही सुलझाना है। पुटिया कर पूछेंगे तो बता देगी। डराओगे धमकाओगे तो हो सकता है भय के मारे कुछ खा पी ले। देखो, कल हमें ज़रूरी काम से बाहर जाना है, स्कूल का पता करके आएंगे। उसके भविष्य को फिर से संवारना है। पढ़ा लिखा कर इस बार उसके हाथ पीले करेंगे। ईश्वर निष्ठुर नहीं है, विश्वास रखो। महाराज छोड़कर तो नहीं जाओगे? पटेल ने उनके हाथ पकड़ लिए। नहीं, रात बहुत हो गई है, कहकर वे निकल आए, मगर उनका मन और हृदय बुरी तरह से तड़प रहा था। अचेतावस्था में पड़ी लड़की का वो भयभीत चेहरा और सरपट भाग कर गया वो। कौन था वो जिसके साथ ये इतनी रात गए बाहर निकली थी? कहाँ ले जाता होगा? कोई बाहर का आदमी तो नहीं है? भगा कर न ले जाए? आधी रात से ज़्यादा हो गई थी। चारपाई बिछाकर बाहर ही बैठ गए। आंखों में नींद न थी, सांसों में स्थिरता न थी। दिल की धड़कनें अब तक असामान्य थीं। हाथ मुँह धोया। शाम को ध्यान न लगा सके थे, सो वहीं बैठ गए। शायद चित्त को कुछ शांति मिले। 2-3 कोस चलने के बाद बस मिलती थी, इसलिए अलग सुबह ही निकल पड़े। जब एमएलए साहब के बंगले पर पहुंचे तो दिन चढ़ चुका था। पुराने मित्र को इतने वर्षों बाद आया देखकर वे बेहद प्रसन्न हुए। गले मिले, हालचाल पूछा, भोजन किया साथ में। बड़ी विशाल कोठी। दोनों बेटों का बिजनेस है। तीसरा सांसद होकर दिल्ली में ही रह रहा था। गांधी, नेहरू तथा इंदिरा गांधी सहित अन्य नेताओं की बड़ी बड़ी तस्वीरें टंगी थीं। कुछ चित्रों में बेटा तथा वे स्वयं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा अन्य नेताओं के साथ खड़े थे। भव्य एवं गरिमा में माहौल देखकर उन्हें अच्छा लगा। एक जरूरी काम से आए हैं, वे सकुचाते हुए बोले। यदि आप करवा सकें तो। जोर जबरदस्ती कतई नहीं है। कैसी बातें करते हैं श्री राम जी, कभी तो कुछ नहीं कहा, कहिए ना। उन्होंने सारी बातें विस्तार से बता दी। उन्होंने आनन फानन फ़ोन किया, चिट्ठी लिखी और अपनी स्थूलकाय देह के साथ स्वयं बस स्टैंड तक छोड़ने आए पुराने मित्र को। और चमत्कार ये हुआ कि तीसरे दिन ही उनकी आंखों के सामने से सामान ट्रैक्टर में लद कर जा रहा था। खुमान की पराजित आंखों में घृणा का भाव भाले की नोक की तरह चमक रहा था। देखते ही देखते बगीचे की सफाई होने लगी, कुआं भी साफ होने लगा। इसमें बोर लगवा देते हैं, भरपूर पानी मिलेगा तो खेत भी जोत लेंगे, गांव वालों को पानी मिल जाएगा। जल पर तैरने वाली पृथ्वी से जल निकालने के लिए वे बेचैन थे। उसी दिन बेटे की चिट्ठी आ गई। और कितना कर्ज करोगे? हमारे पास कर्ज चुकाने के लिए पैसा नहीं है। जब हम लोगों को वहाँ से कोई संबंध नहीं रखना है तो आप क्यों पैसा लगाना चाहते हैं? कौन देखभाल करने जाएगा? चिट्ठी को पकड़े बैठे रहे देर तक।
बच्चे दुरागत के बारे में कितनी बारीकी से विश्लेषण कर लेते हैं। उनकी सूक्ष्म दृष्टि वर्तमान के बनिस्पत भविष्य को ज़्यादा देख परख कर चलती है। सचमुच उनके बनाए हुए इस तामझाम को कौन संभालेगा? एक चुनौती का भाव मन को उकसाने लगा। क्या वे स्वयं में एक संपूर्ण इकाई नहीं है? उनका अपना अस्तित्व नहीं है? उंगलियों पर यदि जिंदगी को गिनने बैठ गए तब तो भोजन भी नहीं करना चाहिए। अभी इतने अशक्त नहीं हुए हैं कि उनको सबके सहारे की ज़रूरत हो। वृक्ष वे हैं या बच्चे? सहारा उन्होंने दिया अपने कंधों का या बच्चों ने? हाँ, अर्थी जरूर बच्चों की मोहताज होती है। अर्पण तर्पण और गंगा में अस्थि विसर्जन के समय ही पुत्र पौत्रों बंधु बांधवों से मुक्ति के सूत्र जोड़ दिए हैं धर्म के ठेकेदारों ने। वरना क्या प्राणों का विसर्जन ही मुक्ति का मार्ग नहीं होता है? उन्होंने आगे की पंक्तियां पुनः पढ़ी। किसके लिए कर रहे हो? कौन आएगा वहाँ रहने के लिए? हम लोगों को तो खाने की फुर्सत नहीं है। उनका मन व्यथित हो उठा। सचमुच तुम लोगों को खाने का वक्त नहीं मिलता, विश्राम का वक्त नहीं मिलता है। निद्रा और जागरण दोनों अवस्थाओं में तुम लोगों का मन दौड़ता रहता है। भाग दौड़, टेलीफोन, स्पर्धा, वायदे, तरक्की, महत्वाकांक्षाओं के पायदान खाला करके छोड़ रखे हैं। महत्वाकांक्षा की लकीर को मन पर इतना लंबा नहीं खींचना चाहिए जिसके सामने कोई भी सफलता की लकीरें छोटी लगें। ऐसे में जीवन भर सिर्फ असंतोष ही हासिल होता है। एक शहर दूसरा शहर कहाँ है? वहाँ प्राणों में नवीन ऊर्जा का संचार करने वाला निर्मल पवन, आकाश से झरती अछोर अपूर्व शीतल छटा। क्या वे सोचते हैं कि शीतलता, प्रकाश, वायु, रस, गंध किसके लिए दे रहे हैं? कितना दे रहे हैं? तुम लोग छुट्टियों में आओगे तो यहाँ सब कुछ मिलेगा, कोई दिक्कत ना होगी। हम चाहते हैं कि तुम्हारे बच्चे एक बार आकर देखें कि वे जो खाते पीते हैं उनका अनुकरण धरती को फोड़कर कैसे होता है। सब्जियाँ, गेहूँ, दालें कहाँ उगती हैं वे कुछ नहीं जानते हैं अभी। उनकी इस चिट्ठी का लंबे समय तक कोई जवाब नहीं आया। वे जानते थे कि उनकी बातों का उपहास किया जा रहा होगा, कहा जा रहा होगा कि उन्हें बुढ़ापे में धन दौलत के मोहपाश ने बांध रखा है। सुबह उठे तो सबसे पहले पटेल के घर जा पहुँचे। 2 दिन का मानसिक संताप और यात्रा की शारीरिक थकान ने उन्हें एकदम पस्त कर दिया था। कमल कैसी है? बात नहीं कर रही है, मुंह बंद किए पड़ी है। उस रात से मुंह में अन्न जल का एक दाना तक नहीं गया। हम तो हार गए महाराज। भलाई इसी में है, कोई अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी कर दें। पहले तो इसी को तलाशते हैं। पढ़ा लिखा समझदार, गैर बिरादरी का हो या अपनों का, बस लड़का अच्छा हो, चाहे वो कोई भी हो। तो क्या करोगे बाहर? भेजना नहीं चाहते, पढ़ाना लिखाना चाहते नहीं, आखिर क्या सन्यासिनी बनाकर छोड़ जाओगे? तो भेज दो किसी आश्रम में। वे आवेश में आकर बोले, अपने बाप की मौत मरेगी, भाग्य खोटे थे तभी तो। माते, वे एकाएक गुस्से में बोले, हत्या करोगे लड़की की? जाहिल आदमियों की तरह सोचते ही हो तुम भी। कहाँ है वो? बुलाओ। बूढ़ी नानी उसका हाथ पकड़ कर ले आई। देख कर लगा जैसे कोई बेजान देह चली आ रही है। बुझा हुआ चेहरा, सूजी हुई आंखें और भूख प्यास का असर साफ दिख रहा था। उसकी हालत देखकर वे चुप हो गए। उनकी आंखें भर आईं। डर का लावा उसे जलाए हुए था। क्या पूछोगे इससे? कुलच्छनी है, नाश करवाएगी इस परिवार का। वैसे भी बचा क्या है? बेटा, शहर जाकर पढ़ोगी? पढ़ लिख कर नौकरी कर लेना। तुम्हारी उम्र की कितनी ही लड़कियां बाहर रहती हैं, किताबें मंगवा देते हैं। बेटा, वे कुछ और कहते इससे पहले वो धम से गिर पड़ी। बात छाती में धंस चुकी थी। 2 पाटों के बीच दबी वो धीरे धीरे पिस रही थी। उठकर चले आए वो। मन किया उस लड़के को खोज निकालें। आकर चुपचाप पड़े रहे, बिना खाए पिए, निराहार, इस उम्मीद के साथ कि रात्रि में वो उसी राह से गुजरेगा। इधर सबके विरोध के बावजूद उन्होंने बोरिंग मशीन लगवा ली थी, नवग्रहों का पूजन करवाया, नारियल फोड़ा और बोर लगाने के बाद सचमुच पानी का झरना फूट पड़ा। नवजात शिशु की माँ के स्तनों से फूटती धारें पवित्र मीठी। 2-3 मील तक पैदल चलने वाली औरतों की आंखों में आशा का जल झिलमिलाने लगा था। बगीचे के पत्ते पत्ते पर ओस की बूंदों की तरह चमक रही थी जलधार। पुराने ठूंठ अब भी खड़े थे। उनको कुल्हाड़ी से काट कर देखा तो जीवन रस शेष था। बीच में से चीर कर कोपलों के फूटने का इंतज़ार किया जाने लगा। बीच में ईंटें डलवा कर पनहारिनों के लिए पगडंडी बना दी गई ताकि वे वहाँ से पानी भर सकें। बड़ा सा पाइप लगाकर घर तक पानी ले आए, मगर धार इतनी मोटी और तेज कि नल खोलने पर धार फूट पड़ती।
पड़ोस की बूढ़ी काकी के घर वहीं से पाइप निकालकर पानी का कनेक्शन कर दिया। ये तमाम कार्य इतनी तेज़ी के साथ हो रहे थे कि उन्हें जरा भी फुर्सत न मिलती, मगर पता नहीं क्यों सोते जागते बच्चों के चेहरे आ जाते सामने। बड़े बेटे के पूरे बाल सफ़ेद हो चुके हैं, छोटे का भी वही हाल है, और छोटे छोटे बच्चों की आंखों पर लगा चश्मा। तब भी पढ़ाई और कंप्यूटर टेलीविज़न से फुर्सत नहीं मिलती है, उद्विग्न हो उठते हैं वे। यहाँ आकर कमल की चिंता भी मन में बैठी थी, देखने के लिए चल दिए। कैसी है वो? एडमिशन करवा देते हैं, बदल जाएगा उसका मन। जवान लड़की को कहाँ छोड़ दें, वहाँ कौन से साधु सन्यासी होंगे। पटेल ने अपना चेहरा छुपा लिया, जैसे सारे गम और गुबार को अंदर दबा लेना चाहते हैं। ये तो होना ही था माते, मनुष्य की वासनाओं और कामनाओं को दबाया जा सकता है, ख़त्म नहीं किया जा सकता। अतृप्त जीवन का अभिशाप कुलों को डुबो देता है। हमारी बात मानो और नहीं तो उसकी शादी करवा दो। आपकी मति मारी गई है क्या महाराज? पटेल गुस्से और दुख से भभक उठे। तो मार डालो उसे, जब किसी कुएं में लाश निकलेगी तब समझ में आ जाएगा। कोई है तो बताओ, जैसे वो चुनौती दे रहे हैं उन्हें। तैयार हो, सोच लो, कहकर वे चले आए। पता नहीं क्यों न चाहते हुए भी पटेल से उनकी तनातनी हो जाती है, जबकि वे उनकी मानसिक अवस्था, चिंताओं को खूब अच्छी तरह से समझते हैं। यदि उसका पता चल गया और पटेल ने कुछ करवा दिया तो एक नया तनाव उनके मन मस्तिष्क को उद्वेलित करने लगा। इस बारिश के बाद यहाँ आने का प्रोग्राम बन गया था। करीब 8 महीने बाद चिट्ठी आई थी कि वे लोग आ रहे हैं। बड़ा बेटा, बहू, बच्चे, वे लग गए तैयारी में। कहाँ खाना बनेगा, कहाँ सोएंगे वे लोग। पोता और उसकी बहू पहली बार आ रही है, तो सबसे मिलवाने के लिए कोई आयोजन करना पड़ेगा। एक छोटा सा भोज रख देंगे। बाथरूम में टीन का दरवाज़ा लगवाया, पानी के लिए नया टब बनवाया, बैठक वाले कमरे की पुताई करवाई, 2 पलंग कसवा कर रख दिए। बहुत खर्चा हो रहा है महाराज। होने दो, फसल के आते ही सारी उधारी चुका देंगे। अब तक कितने हजार रुपए उधार हो गए। और सुनो ननकू, नए गद्दे और कप प्लेटें भी ले आना। महाराज, अपने ही तो बच्चे हैं, उनके लिए इतना खर्चा क्यों करते हो? नीचे लेटने की आदत नहीं है, फिर यहाँ कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू निकलते रहते हैं। चिंता मत करो, सारा कर्जा पट जाएगा। और जिस क्षण बहू बेटों ने दरवाजे पर कदम रखा, उस क्षण उनका चेहरा गर्व तथा खुशी से दीप्त हो उठा। लगा जैसे सारे गांव वालों के बीच उनकी विजय हो गई हो। इतनी गंदगी के बीच रहते हो बाबा, छी, यहाँ खाना बनाते हो इतने अंधेरे में, मिट्टी में, गैस तक नहीं है, चूल्हा, काले बर्तन में दाल, पंखा नहीं है। बाबा वापस चलो, यहाँ नहीं रहना है। डर नहीं लगता आपको? कैसे रह लेते हो? क्या मिलेगा? किसी दिन यूं ही रात में सोते रह गए तो? ना बिजली, ना फ़ोन, ना टीवी, पता नहीं कैसे समय काटते होंगे। ये अपने खेत हैं, अपनी फसल बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। बेटे की आंखों में हरियाली के रंग उतर आए। हरा समुद्र लहरा रहा था दूर दूर तक। आपने तो कमाल कर दिया बाबा। क्यों पापा, आपने तो लाखों की प्रॉपर्टी यूं ही छोड़ दी थी। पूर्वजों की अमानत है बेटा, खून पसीना एक करके बनाए थे ये खेत। पत्थरों को उखाड़ उखाड़ कर समतल किया था, खेतों के किनारे मेड़ें बनाई थीं। उस रात उस टूटे फूटे अंधेरे में डूबे घर में उत्सव जैसा माहौल हो गया था। ज़मीन पर बैठकर बच्चों ने खाना खाया था। ज़मीन पर रेंगते कीड़े मकोड़ों को कौतूहल से रेंगते हुए देखा था। जुगनुओं की अंधियारे में चमक व झींगरों की आवाज़ें बच्चों को विस्मय में डाल रही थीं। लालटेन की रोशनी में सबके चेहरे उन लोगों को सांवले रंग के लग रहे थे। क्या गांव का जीवन ऐसा होता है? कॉन्वेंट में पढ़ी पोती और बहू को एक एक चीज़ को देखकर आश्चर्य हो रहा था। इंजीनियर बेटे का हिसाबी किताबी दिमाग खेतों को देखकर भविष्य के सपने बुनने लगा था। वे सपने जैसे खेतों में जाकर बिखर जाना चाहते थे। इच्छाएं जैसे आसमान में पंख फैलाकर उड़ान भरना चाहती थीं। बाबा, हरी और लाल मिर्च एक ही पौधे पर लगती है या अलग अलग पौधे होते हैं? पौधे पर लगी मिर्च को देखकर सहज प्रश्न किया बच्चों ने। वे जोर से हंस पड़े। मटर, चने, मूंग कहाँ लगते हैं? कितने बड़े पेड़ होते हैं इनके? और वो कौन सा पेड़ है जिस पर पापा और चाचा घंटों जाकर छुपे रहते थे? और वो कौन सा आदमी है जो परेशान कर रहा था? इल्लीगल प्रैक्टिस करता है, क्वैक है, कहो तो जेल भिजवा दें। जाने दो, अब तो मामला ही निपट गया है। गलत इलाज करते हुए भी किसी की जान चली जाए तो? भविष्य में कुछ सरकारी योजनाएं शुरू होंगी। यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है। तो आप ट्रैक्टर क्यों नहीं ले लेते? नहीं बेटा, अधिया बटिया से खेती हो रही है, किराए से ट्रैक्टर मिल जाता है, कौन चिंता मोल ले।
आपको काहे की चिंता, एक आदमी रख लेना। अब सब उनका साथ देने को तैयार थे। फसलों का हरा तोतई रंग देखकर बच्चे सचमुच खुश हो उठे। जाते वक्त उनकी भाषा, व्यवहार, चिंताएं बदल गई थीं। फसल के बिकते ही उन्होंने अपनी डायरी निकाली जिसमें पैसों का हिसाब लिखा था। पर दूसरे दिन बेटे का पत्र आ गया, फसल बेचने के पहले हमसे पूछ लेना, जब अच्छे रेट मिले तभी बेचना, हम लोग आ जाएंगे। मन में आया मना कर दें, मगर मन महसूस कर रह गए। साल भर से जो लोग इंतज़ार कर रहे थे उनका क्या होगा। कुछ लोगों ने तो दूसरे लोगों से पैसा उठा कर दिया था, और जब देने का वक्त आया तो उनके मन में गहरा क्षोभ भर उठा था। चौथे दिन देखा गाड़ी खड़ी है घर के सामने। क्या बात है, अचानक कोई परेशानी? यूं ही चले आए, सोचा आपके लिए व्यवस्था जमा दें। अच्छा बाबा, ये बताओ अपनी फसलों से कितना पैसा आया? अंततः असली मकसद पकड़ ही लिया। क्यों, तुम्हें क्या चाहिए? यहाँ की फसल से कोई उम्मीद बांध कर आए हो? फिर भी हमने एक नया फ्लैट बुक किया है, ये घर छोटा पड़ने लगा है। फ्लैट छोटा पड़ने लगा है या मन में तृष्णा बढ़ती जा रही है? कुछ पैसे हो जाते तो आसान हो जाता। अभी तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है मकान बनाने के लिए। अच्छे दामों में मिल रहा है, हमने तो फाइनल कर लिया है पापा। हमें मालूम था आपकी फसल आने वाली है। जीपीएफ से पापा पैसा निकालने के मूड में नहीं है, ये उनके सिद्धांतों के विपरीत होगा। हमें भी तो देना है, साल भर से लोग उम्मीद लगा कर बैठे हैं, उनका क्या होगा? उनके भी तो बच्चे हैं, सिर्फ हमारे भरोसे पर काम कर रहे थे। पोता चुप रह गया, उसका चेहरा उतर गया। चारों तरफ उदास अंधेरा गिरता आ रहा था। झींगरों की तीखी आवाज़ें कानों को झंकृत कर रही थीं, और उधर निष्ठुर हवाओं ने जंगल में तहलका मचाया हुआ था। मोटर लगवा दें? पूरा घर बनवाने की क्या ज़रूरत है? एक कमरा ठीक करवा लो, बाकी पैसा खेती में लगा दो। अब अधिया बटिया पर देने की क्या ज़रूरत है? अब तुम्हें खेती की इतनी फिक्र क्यों होने लगी बेटा? इस बार उनके शब्दों में व्यंग तथा पीड़ा का भाव भर आया था। इसलिए कि खेती से अच्छा पैसा आ सकता है, धीरे धीरे फार्म हाउस बनवा लेंगे। ये खेती हमने तुम्हारे लिए नहीं की है, 1 साल से रात दिन काम किया है इन गरीबों ने, तो क्या उन गांव वालों के लिए की है? 1 साल से इतनी परेशानियों के बीच रहे हो तो किसके लिए? किसके लिए बाबा, बताओ? इनके लिए जो कब्जा किए बैठे थे? हाँ, इन गांव वालों के लिए ही, जिन्होंने हमारे लिए कभी ना नहीं कहा। इन सब ने सामान, बीज, खाद ला कर दिया, सिर्फ विश्वास पर। बाबा, आपका तो दिमाग खराब हो गया है। लाखों रुपए की फसल आप चुप क्यों हो बाबा? बोलो, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, बात पलट जाएगी। तो हम क्या करें? तुम सक्षम हो, किसी मुसीबत में होते तो हम सोचते, सिर्फ फ़ायदा देखकर। बाबा, आप इतने कठोर कैसे हो गए? पोता ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। वे उठकर बाहर चले आए। सारा हिसाब लगाने के बाद उनके पास 5,000 रुपये बच रहे थे। अंदर आकर उन्होंने बक्से में से रुपए निकाल कर दे दिए। आप ही रखो, नहीं चाहिए, सब कुछ इन्हीं लोगों को दे देना, हम तो दुश्मन हैं, हमेशा अपनी जिद पूरी करते हो, कहकर पोते ने ड्राइवर को बुलाया और गाड़ी में बैठ गया। वे कुछ कहते या पुकारते कि देखा सामने से पटेल चले आ रहे हैं। बूढ़ा शरीर, तेज चलती सांसें, चेहरे पर बेहिसाब घबराहट। जल्दी चलो महाराज, सत्यानाश हो गया। क्या बात है? वो जाकर देखा तो आंखें मूंद। जमीन पर खून बिखरा पड़ा था और कमल तड़प रही थी, कतरा कतरा बहता खून, पेट के नीचे उठती दर्द की चिलकती रेखाएं, ऐंठती हुई देह। जल्दी करो, चादर से लपेट कर जा बैठे ट्रैक्टर की ट्रॉली में। जान का खतरा नहीं था क्या? इतना तो सोचा होता कि जो होना हो सो हो महाराज। रास्ता दूर है, पास में कोई डॉक्टर न था। कभी कोई डॉक्टर आया भी तो खुमान ने अपनी चालबाजियों से टिकने न दिया। भुगते अपने किए का नतीजा, पाप किया है। क्रोध को जब्त किए वे भावावेश में काँप रहे थे। मरे तो मुक्त हो जाएं, कहीं का नहीं छोड़ा इस कलमुही ने। क्या मुंह दिखाएंगे? पटेल होठों ही होठों में विलाप कर रहे थे। उनका चेहरा क्रोध तथा वेदना से काँप रहा था। बूढ़ी आंखों में बर्फ की सफ़ेदी जम गई थी। क्या? आंखें उठाकर पूछा उन्होंने। इसको हमें दे दो। आपको दे दें? हमें क्या भारी पड़ी है महाराज? दुनिया क्या कहेगी? लड़की को क्या जवाब देंगे? उसके ससुराल वालों को कहेंगे कि 2 रोटी की नहीं खिला पा रहे हैं हम। महाराज, अभी इतना कंगाल नहीं हुआ है पटेल, आपने तो हमारे मुंह पर जूता मार दिया है, जूता। कमल अभी तक अचेत पड़ी थी, खून से चादर भर गई थी। आज इसके भाग्य का फैसला हो जाने दो। पटेल, हम भी उतने ही बूढ़े हैं जितने तुम। कितने साल तक जिंदा रहेंगे हम? हमारे बाद इसका क्या होगा, सोचा कभी? बोलो। नाराज़गी दिखाकर भविष्य को रोक सकते हो?
फिर क्या करोगे गोद लेकर? अपने घर की रोटियां बनवाओगे? हे राम तेरी माया, हे प्रभु उठा लो, इस नरक से उठा लो प्रभु। इतना ही सोच पाए तुम? कूप मंडूक हो, गांव के अनपढ़, और तुम में क्या अंतर है? और कहलवाते हो अपने को पटेल, बात करते हो रामायण और गीता की, बनते हो धर्मात्मा, पर जब एक जिंदगी का सवाल आया तो बुद्धि पर अंधेरा छा गया। देखा तुमने कोई लड़का? सोचा कभी? आप तो हमारे खानदान की नाक कटवाओगे। अभी कौन सी नाक ऊंची है? और अगर पढ़ने पढ़ाने में नाक कटती है तो कटने दो। क्या अब तक रोक पाए तुम? कोई उफनती नदी को कभी अलंगों से रोक पाया? बोलो। पटेल को मालूम है महाराज असत्य और घुमाओ फिराव वाली बातें नहीं करते। नेताओं की तरह भाषण दे रहे हो। उनका क्रोध भी फटा जा रहा है। जानते हैं कि एक बूढ़े जर्जर होते व्यक्ति का आर्तनाद है। समाप्त होती जिंदगी चेतना शून्य होने लगती है। भविष्य की चिंता और अपनी ही जाति बिरादरी में उठने वाली प्रतिक्रियाओं को झेलने की हिम्मत भी तो होनी चाहिए। मगर इन सबसे परे एक जीवन है, एक नन्हा सा तूफानों से घिरा जीवन, जो उन्मुक्त आकाश में उड़ना चाहता है, खिलखिलाना चाहता है, भागना चाहता है। वे उड़ाएंगे उसे एक क्षितिज के पार। मगर इन पलों में वे कमल को लेकर क्या करें? कैसे? किस अधिकार के साथ? ना मालूम क्यों उनके मन में गोद लेने का विचार आ गया। तभी कमल कुछ बुदबुदाई, गोपाल वे मार डालेंगे, भाग जाओ, छिप जाओ। गोपाल किसका नाम है? वे चौंके। बाबा का, पिता का, भाइयों का, रिश्तेदारों का या पति का? ना ना ना, खानदान के किसी आदमी का नहीं है। फिर खुमान के लड़के का? तो वो है हरामजादे की औलाद। अब तो मारकाट होकर ही रहेगी। कमीना खुद नहीं कर पाया कुछ तो लड़कियों को लगा दिया। क्या चाहता है वो? अब क्या बचा है? इतना भीषण क्रोध पहली बार देखा था उन्होंने पटेल के चेहरे पर। उन्होंने घृणा से मुंह फेर लिया, जैसे किसी घिनौनी चीज़ को फेंक देना चाहते हों। महाराज बाहर भेज दो इसे, ऐसी जगह जहाँ कोई पता न कर पाए। नहीं, अब बाहर नहीं भेजेंगे। क्या करता है ये लड़का? 10वीं पास है, खेती संभालता है। अब क्या होगा महाराज? बचा लो, बदनामी से बचा लो। पटेल हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगे। जब रास्ता मिल गया है तो पूछते हो क्या होगा? सब कुछ हमारे ऊपर छोड़ दो माते। लड़की की ज़िंदगी का सवाल है, पूरी ज़िंदगी का। अपना अहंकार इतना मत बढ़ाओ कि सब कुछ नष्ट हो जाए। मगर यही सब तुम्हारी बच्ची के साथ होता तो? ऐसा मौका ही ना आने देते हम। खुद पर गुजरती है तभी पता चलता है कि घाव कितना गहरा है। पटेल ने छाती पर हाथ रखकर कहा। कमल के साथ साथ उन्हें पटेल की भी चिंता होने लगी थी। अब अस्पताल के निकट पहुंचकर ट्रैक्टर रुका। पटेल तब भी ना उतरे, पांव पसार कर घायलों की तरह वहीं पसर गए। आओ माते। ना महाराज ना, आप ही जाओ, मैं हार गया। उन्होंने देखा उनकी आंखों से अविरल आंसू बह रहे हैं। वे तड़प रहे हैं मछली की तरह। अस्पताल की सीढ़ियां चढ़ते हुए उनकी निगाह जिस पर पड़ी वो गोपाल ही था, जो साइकिल को थामे एक तरफ पेड़ की ओट में खड़ा था, डरा सहमा छुपा हुआ। ये उसका स्वीकार था या अस्वीकार? देखने की उत्सुकता या अपना रहस्य खुल जाने के बाद क्या परिणाम निकलेगा ये जानने का औत्सुक्य। कमल को ऑपरेशन रूम में भेजने के बाद वे वापस सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आए। देखा गोपाल वहीं खड़ा है, अस्पताल की तरफ निर्निमेष देखता एक निरीह पक्षी। उसकी मासूम आंखों में उन्हें एक सच्चाई नजर आई और अनायास ही उनके कदम उसकी तरफ बढ़ गए। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर उर्मिला शिरीष जी का लिखा हुआ एक लघु उपन्यास पुनरागमन। स्वर दिया था मैंने, यानी सीमा सिंह।